सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 26 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ। इसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित इस भू राजस्व के सेटलमेंट को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास है वो इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी 1765 से 1772 ईस्वी में बंगाल में कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था है वो किस दिशा से और किन कारकों से निर्धारित होती है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों की। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार जो कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में थे, जमींदारी व्यवस्था के बारे में थे, जिस पर हमारा पूरा का पूरा आज का व्याख्यान है वो केंद्रित है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम जमींदारी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों पर बात करेंगे, इसके उद्देश्यों पर हमारा फोकस रहेगा, परिणाम की भी कुछ बात होगी और अंत में हम बात करेंगे इसके मूल्यांकन की। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इस व्याख्यान को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको संक्षिप्त परिचय इस व्याख्यान के बारे में देना चाहूँगा। भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजस्व अर्जन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत थी। जैसे ही 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में उन्होंने एक प्रकार से लैंड रेवेन्यू सिस्टम की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे जब विभिन्न क्षेत्रों को वो विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ संघर्ष में उनको विजित कर लेते हैं या उनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण उनके पास आ जाता है, तब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो ब्रिटेन की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं वो भारत के संदर्भ में अलग अलग स्वरूप में अलग अलग पैटर्न पर व्यवस्थित होती हैं, उसी के आधार पर उनको लागू किया जाता है। तो इस संदर्भ में हम अगर देखें तो भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति को मोटे तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है स्थायी बंदोबस्त का, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिया जाता है रैतवाड़ी बंदोबस्त को और तीसरी प्रकार की भू राजस्व सेटलमेंट थी वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। आज के इस व्याख्यान पर में हम सिर्फ फोकस करने जा रहे हैं स्थायी बंदोबस्त वाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर। तो हमारी जो बात है वो यहीं से प्रारंभ होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का था। भारत में परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था के जब स्वरूप की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि 1765 ईस्वी से पहले जो विभिन्न क्षेत्रीय राज्य या मुगलों के अधीन की बात करो या सल्तनत काल में करें या हम जिसे कहते हैं कि मौर्य काल और गुप्त काल में कि उन पूरी की पूरी भू राजस्व व्यवस्था के परंपरागत स्वरूप पर हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम जब परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था के स्वरूप की बात करते हैं तो उस समय अगर किसानों के और शासकों के बीच के जो संबंध थे वो देखें तो कुछ बातें हैं वो भली प्रकार से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय संबंधित क्षेत्र का जो शासक होता था वो किसी भी इलाके की भूमिका एक सैद्धांतिक प्रमुख होता था, वो सर्वे सर्वा होता था और जो व्यक्ति जो भूमि पर खेती करता था अर्थात किसान है वो उसका व्यवहारिक मालिक होता था। दोनों के बीच के संबंध भूमि पर इस संबंध पर आधारित थे, क्योंकि शासक था वो क्षेत्र का शासक होता था, इसलिए भूमि पर सैद्धांतिक जो सर्वे सर्वा वो था। लेकिन भूमि पर खेती वो किसानों के द्वारा की जाती थी, रैयतों के द्वारा की जाती थी, तो भूमि के व्यवहारिक स्तर पर जो मालिक थे वो किसान थे। किसान है वो संबंधित शासक के द्वारा निर्धारित किए गए लगान की समय पर वसूली है, समय पर अदायगी करते रहते थे और इनकी जो ये लगान की वसूली का काम है वो शासकों की तरफ से बिचौलियों को द्वारा किया जाता था, जिसमें मुख्यतः जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब तक किसान है नियमित रूप से अपने राजस्व की अदायगी करते रहते थे तब तक उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है वो संबंधित शासक के द्वारा नहीं की जाती थी। अर्थात किसान का अपनी भूमि पर जो एक प्रकार से व्यक्तिगत और वंशानुगत अधिकार है वो बने रहने की गारंटी इस परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में थी।
और अगर किसी कारण से किसान है समय पर लगान देने में फिर भी चूक जाता था तो भी उसको उसके ज़मीन के अधिकारों से उसको बेदखल नहीं किया जाता था, अर्थात उसकी ज़मीन को नीलाम है वो नहीं करने की परिपाटी है वो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में थी। तो इस प्रकार की ये परंपरागत भू राजस्व की व्यवस्था में जो बिचौलियों के माध्यम से, और कई बार तो जो शासक है अगर कुछ शासक है वो भू राजस्व व्यवस्था में ज़्यादा सुधार करना चाहते थे तो अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से भी प्रत्यक्ष वसूली पर जोर देते थे। लेकिन प्रत्यक्ष वसूली की ये व्यवस्था, इस प्रकार का अधिकारी वर्ग को तैयार करना, उस प्रकार का भू राजस्व वसूली के लिए प्रशासनिक तंत्र को तैयार करना, इस पर शासक का काफ़ी खर्चा आता था। तो शासक, ज़्यादातर जो शासकों ने भारत के इतिहास में उन्होंने यही प्रयास किया कि बिचौलियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, विशेषकर जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली है वो कर ली जाए और किसानों और शासकों के बीच का ये संबंध है वो निर्बाध रूप से जारी रहे। इसमें किसानों को भूमि से किसी भी प्रकार का बेदखल नहीं किया जाता था और परंपरागत भू राजस्व में जमीन है वो भी ना तो खरीदी जा सकती थी और ना बेची जा सकती थी, अर्थात और जमींदारों के भी किसान के साथ एक बहुत अच्छे संबंध रहते थे क्योंकि वो जमींदार भी उन्हीं किसानों के बीच से कोई व्यक्ति होता था। तो इस प्रकार की परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो राज्य की समस्त भूमि का मालिक है वो शासक होता था, लेकिन किसान है व्यवहारिक स्तर पर उसका मालिक होता था। किसान समय पर शासक को निर्धारित भू राजस्व उसकी अदायगी कर देता था और शासक इस भू राजस्व की वसूली के लिए या तो प्रत्यक्ष कार्मिकों का सहारा लेते थे या बिचौलियों के माध्यम से होता था। और ज़्यादातर शासकों ने भू राजस्व की वसूली के लिए नहीं बिचौलियों की व्यवस्था को अपनाया, मध्यस्थों की व्यवस्था को अपनाया, जिसमें जमींदारों की बहुत बड़ी है वो भूमिका थी। अब हम बात कर लेते हैं 1765 से 1772 ईस्वी में कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानियां मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। चूंकि कंपनी को उस समय तक सिर्फ वो व्यापार करने वाली कंपनी थी और उसके जो भी अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी जो कि व्यापारिक कार्यों में संलग्न थे उनको किसी भी प्रकार के भू राजस्व वसूली का अनुभव नहीं था, न कहीं किसी भी प्रकार के प्रशासनिक प्रबंधन का अनुभव था। तो उस समय 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बनकर आए लॉर्ड क्लाइव ने यही उचित समझा कि परंपरागत भू राजस्व की व्यवस्था के माध्यम से किसानों से लगान की वसूली की जाए। कंपनी ने उसमें बस थोड़ा सा ये एक परिवर्तन किया कि उसने लगान की दरों में वृद्धि कर दी और बाद में कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को अपना दीवान बनाया कि उसके माध्यम से परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था का जो पैटर्न था उसी आधार पर भारतीय बिचौलियों के माध्यम से, भारतीय मध्यस्थों के माध्यम से भू राजस्व की है वो वसूली की जाएगी और इससे कंपनी की आय में वृद्धि भी हो जाएगी क्योंकि कंपनी के पास उस समय प्रत्यक्ष वसूली का ना तो कोई सेटअप था और ना उस प्रकार के कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को उस तरह का कोई अनुभव था। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी है वो 1765 से 72 ईस्वी में बंगाल में मोहम्मद रजा खां के अधीन और सिताब नारायण, जिनको बिहार का दीवान बनाया गया था, उसके अधीन कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ भारतीय अधिकारियों और भारतीय मध्यस्थों और बिचौलियों के द्वारा जो लगान की वसूली की जाती थी उसकी निगरानी करते थे। लेकिन इस व्यवस्था के तहत कंपनी ने जिस प्रकार की अपेक्षा की थी कि बंगाल का एक समृद्ध प्रांत उनके कब्जे में आ गया है और बंगाल के माध्यम से ये कंपनी की समृद्धि को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे और न केवल कंपनी की समृद्धि को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे अपितु बम्बई और मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फैले हुए केंद्र हैं उनका प्रशासनिक खर्च है इसके माध्यम से उठा लिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पर बंगाल के संसाधनों के आधार पर एक प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी उस समय पल रही थी कि बंगाल के संसाधनों के माध्यम से धीरे धीरे भारत की राजनीति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत में राजनीतिक प्रभुता का विस्तार किया जाएगा और बंगाल के संसाधनों से एक विशाल सेना का भी रखरखाव किया जा सकेगा जो बाद में कंपनी को भारत के क्षेत्रों को जीतने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार के उद्देश्य है उस समय भू राजस्व की व्यवस्था के माध्यम से तय किए गए, लेकिन कंपनी को जितनी अपेक्षा थी उतनी मात्रा में भू राजस्व की वसूली है वो नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि कंपनी के अधिकारी और जो कर्मचारी है वो भू राजस्व की वसूली करने वाले मध्यस्थ वर्ग जो कि मध्यस्थ यानी बिचौली है जिनमें जमींदार प्रमुख थे उनसे मिल गए और उन्होंने किसानों का शोषण किया। जमींदारों से उन्होंने एक कमीशन की मांग की यानी मालगुजारी में कमीशन की मांग की और इसके कारण से चारों तरफ भ्रष्टाचार है वो व्याप्त हो गया और कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था है वो अराजकता का शिकार होगी और कंपनी की स्थिति सुधरने की बजाय कंपनी की जो राजस्व स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो कुप्रबंधन का शिकार होते हुए बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 1771 ईस्वी में जब कंपनी
को 10 लाख पाउंड के ऋण के लिए ब्रिटिश संसद से इस बात की मांग करनी पड़ती है। तो कंपनी का जो बंगाल के समृद्ध संसाधनों पर अधिकार होने के बाद में उसकी स्थिति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति वो बिगड़ गई और कंपनी के संसाधन और उसका राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और इसी समय 1770 ईस्वी में बंगाल का विषम काल पड़ जाता है, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी है वो मौत को प्राप्त हो जाती है। उस समय बंगाल में लोगों के अनाज की पर्याप्त मात्रा थी, लेकिन लोगों के पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लोगों के पास खरीदने के लिए अर्थ नहीं था। तो ये जो 1765 से 72 ईस्वी की, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया कि जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया और मोहम्मद रजा खान ने इस पूरी व्यवस्था को पलीता लगा दिया। अर्थात मोहम्मद रजा खान भू राजस्व वसूल की गई रकम का अधिकांश भाग अपने पास ही रख करके डकार गए और कंपनी को पर्याप्त मात्रा में वहां से राजस्व की वसूली नहीं हो सकी। तो पूरा का पूरा इसकी जिम्मेदारी 1770 ईस्वी के, चाहे अकाल की जिम्मेदारी हो या कंपनी की जो आर्थिक स्थिति जो खराब हुई थी, कंपनी का राजस्व प्रभावित हुआ था, उसके लिए पूरी तरह से दोषी ठहराया गया भारत की परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को। और उस परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था को उस समय संभाले हुए थे उस समय मोहम्मद रजा खान। तो इस प्रकार यह कंपनी की परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था के साथ जो प्रारंभिक प्रयोग है वो असफल रहता है। और बाद में जब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग के सामने उस समय यही चुनौती थी किस प्रकार से कंपनी के राजस्व में वृद्धि की जाए, मालगुजारी की वसूली का कुछ ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे कंपनी की आय की सुरक्षा भी हो और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मालगुजारी के रूप में वसूली हो सके, कंपनी के पास में मालगुजारी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा रकम है वो अर्जित हो। क्योंकि ऐसा करना कंपनी के लिए उस समय इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कंपनी को उस समय हैदर अली के साथ जो युद्ध करना पड़ा था, उससे कंपनी के युद्धों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी दिशा में वारेन हेस्टिंग को बाद में प्रयास करना था और वारेन हेस्टिंग ने उस दिशा में प्रयास किया भी। अब हम ये समझ लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 के अधीन भू राजस्व व्यवस्था कौन सा आकार लेती है या भू राजस्व व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि वारेन हेस्टिंग के सामने कंपनी की आय बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य था और 1765 से 72 ईस्वी की जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था से जो कंपनी की राजस्व है वो प्रभावित हुआ था, कंपनी की आय है वो घट गई थी, कंपनी को ऋण के लिए ब्रिटिश संसद से गुहार लगानी पड़ी थी और 1770 ईस्वी का बंगाल का जो भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था उसमें बंगाल की 1/3 प्रजा है वो मारी जाती है। इन सब का दोष है वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले तो मोहम्मद रजा खान और उसके माध्यम से जो बिचौलियों के माध्यम से जो वसूली की जा रही थी उन भारतीयों पर डाल दिया। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग ने मोहम्मद रजा खान को 2 साल कैद कर लिया और उसके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब वारेन हेस्टिंग का इसके बाद में ये काम था कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को किस प्रकार से सेटल किया जाए ताकि नियमित तौर पर कंपनी को एक निश्चित आय है वो मालगुजारी के माध्यम से हो सके, क्योंकि जितने भी भारतीय राज्य थे और उन राज्यों की समृद्धि का प्रमुख आधार कृषि था और कृषि से होने वाली आय ही राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत थी। तो कंपनी की आय का भारत में भी प्रमुख स्रोत है ये भू राजस्व ही बनने वाला था और उस भू राजस्व में अगर किसी भी प्रकार का कुप्रबंधन है, अव्यवस्था, अराजकता है तो कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो अगर हम भू राजस्व की वसूली की व्यवस्था के माध्यम से संसाधनों की सुनिश्चितता कर दें, आय को एक सुरक्षित स्तर प्रदान कर दें तो कंपनी की आय है वो बढ़ सकती थी और ऐसा करना भी आवश्यक था और वारेन हेस्टिंग ने इसी दिशा में प्रयास किया। वारेन हेस्टिंग ने भू राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए और व्यापक सुधार के तहत उसने सबसे पहले परंपरागत भू राजस्व की व्यवस्था के तहत जो वसूली होती थी उस व्यवस्था को बंद कर दिया और 1772 ईस्वी में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए वो एक नई प्रकार की योजना लेकर के आए वारेन हेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम को इजारेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसमें वारेन हेस्टिंग ने ये किया कि लगान वसूली करने के लिए ठेके पर इलाकों को नीलाम कर दिया, यानी ठेके पर जैसे कि लगान वसूली का कार्य है वो नीलाम कर दिया और उसने जो इजारेदारी की जो व्यवस्था उसको प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की और इससे वारेन हेस्टिंग को ये लगा कि इससे कंपनी की आय है वो बढ़ेगी और कंपनी की आय में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया था और कंपनी को एक निश्चित आय देने का वादा किया था, उन लोगों ने से जितनी अपेक्षा बोली लगाने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना उन्होंने बोली नहीं लगाई
और कंपनी को केवल उनके द्वारा लगाई गई बोली के माध्यम से ही उनको भू राजस्व की वसूली का अधिकार है उनके पक्ष में छोड़ना पड़ा। और इन जो पंचवर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था के माध्यम से कंपनी है उसकी भू राजस्व व्यवस्था फिर अस्थिरता का शिकार हुई। और उन जिन ठेकेदारों को ये लगान वसूल करने का काम दिया गया था उन्होंने किसानों से बहुत ज़्यादा भू राजस्व की वसूली की, यानी ठेकेदारों की आय में तो वृद्धि हो गई लेकिन कंपनी की आय है उसमें अपेक्षित मात्रा में वृद्धि है वो नहीं हो पाई। उन्होंने किसानों का बेतहाशा शोषण किया, कृषि की उत्पादकता में उन्होंने कोई नई रुचि ली, और जब उन्होंने कृषि की उत्पादकता में रुचि नहीं ली तो कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ और किसान भी लगान देने की स्थिति में नहीं थे। कुछ समय ऐसा आया कि इस पंचवर्षीय व्यवस्था के कुछ सालों में जो लगान की ठेकेदारी हासिल करने वाले लोगों ने भी समय पर राशि की अदायगी समय पर राशि की अदायगी है वो नहीं की। इससे कंपनी की आय है वो असुरक्षा का शिकार हुई, और ये भी उस समय असुरक्षा का शिकार हुई जब कंपनी को मराठों से युद्ध करना पड़ रहा था। कंपनी को हैदर अली के मैसूर राज्य के द्वारा चुनौती पेश की जा रही थी। 1777 ईस्वी में इस पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करके वापस वारेन हेस्टिंग ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इजारेदारी व्यवस्था को अब ईयरली लागू किया जाएगा, यानी वार्षिक तौर पर लागू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक साल है संबंधित भूमि से मालगुजारी वसूल करने का जो ठेका है सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। लेकिन इस एक वर्षीय व्यवस्था से भी कंपनी के जो राजस्व संसाधन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि एक वर्षीय व्यवस्था में जिन लोगों को लगान की वसूली करने का ठेका प्राप्त हो चुका था उनको ये लगता था कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल हमें इसी इलाके से ठेकेदारी का अधिकार है वो प्राप्त होगा। तो उनको लगता था कि एक साल में जितना भी संभव हो सके किसानों से जिस भी तरीके से हो और जिस भी रणनीति को अपनाकर हो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर लिया जाए। तो इन जो ठेकेदारी के आधार पर जो लगान वसूली का जो वारेन हेस्टिंग का प्रयोग है इसने ठेकेदारों को तो समृद्ध बनाया, लेकिन कंपनी की आय अस्थिरता का शिकार हुई और इससे किसानों का भी बेतहाशा शोषण हुआ, क्योंकि ठेकेदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूली का प्रयास किसानों से इसलिए किया क्योंकि उनको अगले साल ठेकेदारी मिलेगी इसकी संभावनाएं नज़र नहीं आती थी। और इसके अलावा भी इन ठेकेदारों ने जानबूझ करके आपस में सभी ठेकेदारों ने मिली भगत करके इन इजारेदारों ने कंपनी के लिए संबंधित इलाकों में जो बोली है वो कम से कम लगाई ताकि उसको कम से कम राशि है वो कंपनी को अदा करनी पड़े। उस समय वारेन हेस्टिंग की ये मजबूरी थी कि उसको, क्योंकि उसके पास उस समय कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों का ऐसा सेटअप नहीं था, और जो भारत में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे उनको मालगुजारी वसूल करने का किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उसको इजारेदारी व्यवस्था के माध्यम से लगातार प्रयोग करने पड़े। पहले 5 साल के लिए बंदोबस्त किया गया, बाद में जब उससे कोई अपेक्षित राजस्व में सुधार नहीं हुआ तो 1 वर्षीय बंदोबस्त किया गया। लेकिन 1 वर्षीय बंदोबस्त की यह व्यवस्था भी कुप्रबंधन, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुई। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, इससे कृषि की उत्पादकता है वो प्रभावित हुई और बहुत सारे किसानों ने तो खेती कार्य करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि जब उनको ज़्यादा लगान देने के बाद में, जब खेती में रात दिन मेहनत करने के बाद में भी अगर उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तो ऐसी खेती करने से क्या फायदा। तो एक प्रकार से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ, और कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ जिसका सीधा असर यह था कि किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। जब किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे तो ठेकेदारों ने उस जमीन से माल गुजारी वसूल करने के ठेके लेने में अनिच्छा प्रकट की। अनिच्छा प्रकट की तो कंपनी का भू राजस्व से संबंधित जो आधार है वो प्रभावित हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने जो फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था के माध्यम से जो प्रयोग किए वो भी कंपनी की भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था को एक सुनिश्चित आधार प्रदान नहीं कर सके, उसको एक व्यवस्थित रूप है वो नहीं दिया जा सका, और कंपनी की आय वो अनिश्चितता, अव्यवस्था का शिकार रही और कंपनी की आय में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिला। वो भी तब जब कंपनी को बहुत ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ होने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय कंपनी कई भारतीय शक्तियों के साथ युद्ध में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की लड़ाई है वो लड़ रही थी। बाद में कंपनी की इस भू राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का काम है वो वारेन हेस्टिंग को दिया गया। वारेन हेस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही व्यक्ति थे जो 1786 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं और 1793 ईस्वी तक, अर्थात वो 7 साल की अवधि तक बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो इस भू राजस्व का जो सेटलमेंट जो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया गया था, कंपनी के ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया गया था, उसमें किस प्रकार से अव्यवस्था, अराजकता, उथल पुथल मची रही कि उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को सुधार करने थे ताकि उस व्यवस्था को
एक सुनिश्चितता प्रदान की जा सके, उसको स्थिरता प्रदान की जा सके, कंपनी के राजस्व संसाधनों का एक सुनिश्चित आधार है वो तैयार किया जा सके। उसी दिशा में लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रयास करना था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आने वाला था, उस समय कंपनी के डायरेक्टरों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये कह करके भेजा था स्पष्ट संदेश के साथ कि आपको सबसे पहले किसी बात की तरफ आप ध्यान दे या न दे, लेकिन आपको भू राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना है। और उसको इस प्रकार से दुरुस्त करना है कि उससे कंपनी की आय हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाए, सुरक्षित हो जाए, और कंपनी को इतनी आय हो जाए ताकि कंपनी जितनी भी भारतीय राजनीतिक शक्तियों से जो लड़ाई लड़ रही है उसका खर्चा है वो उस भू राजस्व की वसूली के माध्यम से निकाला है वो जा सके। और कॉर्नवालिस ने भी भारत में आते हुए सबसे पहले भू राजस्व की व्यवस्था में जो अव्यवस्था, अराजकता, अनिश्चितता, असुरक्षा का जो प्रधानता हो गई थी उसके निराकरण करने के लिए प्रयास किए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस काम के लिए उस समय तत्कालीन राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन शोर, अभिलेखपाल चार्ल्स ग्रांट के साथ एक व्यापक विचार विमर्श किया। और इन तीनों के बीच में व्यापक विचार विमर्श 3 बातों को लेकर हुआ। सबसे पहले इस बात को लेकर हुआ कि कंपनी की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसका सेटलमेंट यानी उसका प्रबंधन यानी वसूली की व्यवस्था किसके साथ की जाए, जमींदार के साथ की जाए या किसान के साथ। दूसरी इस बात को लेकर के बहस की गई कि जो राजस्व वसूली की जो राशि है उसको परमानेंटली तय कर दिया जाए या कुछ सालों के लिए तय किया जाए और बाद में उसका पुनर्निर्धारण किया जाए। तीसरी इस बात को लेकर के बहस हुई कि जो जमीन का मालिक है वो किसको बनाया जाए, जमीन का मालिक है वो किसको बनाया जाए। 3 बातों को लेकर के जब बहस हो गई तो आप व्यापक विचार विमर्श हुआ। कुछ मुद्दों पर तीनों के बीच में सहमति भी थी और किसी में असहमति भी थी। लेकिन बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी स्वयं भी इंग्लैंड के भूकुलीन परिवार का सदस्य रह चुका था और भूकुलीन परिवार का सदस्य रहने के नाते वो जमींदारों की कृषि की उत्पादकता में और कृषि में नए नए प्रयोग करने के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का व्यक्तिगत तौर पर यह मानना था कि अगर हम जमींदारों को भूमि का मालिक मान लें और जमींदारों के साथ में हम भू राजस्व व्यवस्था की वसूली की व्यवस्था को अगर हम आकार दे दें, यानी भू राजस्व लगान वसूली को अगर हम जमींदारों के भरोसे छोड़ दें और जमींदारों के माध्यम से हम लगान की वसूली का कार्य करें तो शायद कृषि की उत्पादकता में सुधार हो सकता है और भारत में इससे जमींदार के रूप में अंग्रेजों के हितों की पैरवी करने वाला एक विश्वस्त वर्ग है वो भी तैयार हो जाएगा। बाद में तीनों के बीच में अर्थात जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट और कॉर्नवालिस के बीच में व्यापक विचार विमर्श हुआ और स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस है वह जमींदारों के साथ भू राजस्व व्यवस्था को प्रबंधित करने का समर्थक था। अर्थात लगान वसूली का अधिकार, मालगुजारी की व्यवस्था को जमींदारों के माध्यम से व्यवस्थित करने का वो पक्षधर था। बाद में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट, उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डंडास और तीनों जो ये सदस्य थे यानी जॉन शोर, कॉर्नवालिस और चार्ल्स ग्रांट आपसी सहमति से 1790 ईस्वी में 10 सालों के लिए जमींदारों के साथ भू राजस्व बंदोबस्त है वो किया जाता है। यानी 10 सालों के लिए एक सेटलमेंट की व्यवस्था की जाती है भू राजस्व बंदोबस्त की। ये 10 सालों के लिए इसलिए की गई क्योंकि उस समय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन शोर वो ये चाहते थे कि इसको स्थायी रूप से तय न करके प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया जाए। तो यहाँ पर 10 वर्षीय जो शुरुआत में जो व्यवस्था लागू की गई 1790 में जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व वसूली की, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है वो जॉन शोर का था। बाद में इसको 22 मार्च 1793 ईस्वी को इस 10 वर्षीय व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त। बाद में क्योंकि जमींदारों के साथ में जमींदारों के माध्यम से मालगुजारी की व्यवस्था को तय किया गया, इसलिए जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। जमींदार इस व्यवस्था के केंद्र में थे। इसी आधार पर इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। अब उन्होंने जो लगान की राशि जो निश्चित की हमेशा के लिए, उसके लिए किसको आधार बनाया? तो 1789-90 में जो संबंधित प्रांतों से जो लगान की राशि वसूल की गई थी उस वसूली को ही आधार बना करके लगान की राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। और 1790 ईस्वी में जो लगान की राशि वसूल की गई थी वो थी 268 लाख। तो 268 लाख को ही आधार बना करके लगान की राशि है वो हमेशा के लिए तय कर दी गई। जब हम ये स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त की इस व्यवस्था को जमींदारों के माध्यम से लागू किया जाना था, अर्थात जमींदारों को जमीन का मालिक बना करके उनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मालगुजारी की वसूली करनी थी। तो इस जमींदारों को भूमि का मालिक बनाने के पीछे
कौन से कारक या कौन सी विचारधारा है उस समय काम कर रही थी। तो उस समय इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा और फ्रांस में फिजियोक्रेटिक यानी जिसे हम कहते हैं प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा इस बात का समर्थन करती थी कि क्योंकि जमींदार हैं, क्योंकि कृषि है वो किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार होती है, और अगर कृषि में आर्थिक समृद्धि हो रही है, कृषि में उत्पादकता में अगर वृद्धि हो रही है, तो राज्य को भी समय पर लगान की जो वसूली करने में आसानी होगी, और समय समय पर राज्य को लगान की वसूली के माध्यम से ज़्यादा राजस्व है वो मिलता रहेगा। तो ये वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा और फिजियोक्रेटिक या प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा, उन्होंने ये समर्थन किया कि उन्होंने ही सबसे पहले जमींदारों के पक्ष में लेने की बात की, और उन्होंने कहा कि क्योंकि जमींदार हैं वो कृषि की उत्पादकता में रुचि लेंगे, और जमींदार वो वर्ग है जिसका जमीन के साथ एक स्वाभाविक अटैचमेंट है। इसलिए जमींदारों के माध्यम से अगर हम भारत में भू राजस्व की वसूली की व्यवस्था करते हैं तो इससे भू राजस्व की व्यवस्था को भी एक व्यवस्थित रूप है वो प्रदान किया जा सकेगा। तो जब भी हमारे मन में ये बात है कि इस भू राजस्व की जो परमानेंट जो सेटलमेंट का जो सिस्टम लागू किया गया था उसके पीछे किन विचारधाराओं का योगदान था, तो हम कह सकते हैं कि वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा और फ्रांस की फिजियोक्रेटिक विचारधारा जो कृषि की संपन्नता, कृषि की उत्पादकता को राज्य की समृद्धि का आर्थिक आधार मानती थी। तो इस फिजियोक्रेटिक या प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा का भी इस पर काफ़ी हद तक बड़ा प्रभाव है वो देखा जा सकता है। और दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्वयं का ब्रिटेन के भूकुलीन परिवार से संबंधित होना, जो जमींदारों को भूमि के वास्तविक स्वामी के रूप में स्वीकार करता था, और उनका मानना था कि जमींदारों के माध्यम से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि जमींदार है नए नए इनोवेशन है वो कृषि कार्य में करेगा। इससे कृषि कार्य में इनोवेशन करेगा तो राज्य की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, और राज्य की आर्थिक समृद्धि और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब राज्य की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी तो किसान है वो जमींदारों को समय पर लगान चुकाएंगे, और अगर जमींदारों को किसानों से समय पर लगान मिल रहा है तो जमींदार है उस लगान को कंपनी को या संबंधित राज्य को वो समय पर वो लगान की चुका सकने की स्थिति में होंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था को लागू किया उस पर वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा का प्रभाव था, फिजियोक्रेटिक विचारधारा का प्रभाव था, और परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था से जो मोह भंग हो गया था उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस प्रकार की व्यवस्था को लाने में देखा जा सकता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान कौन से थे। तो इस जमींदारी व्यवस्था में सबसे पहले जो बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि जमींदारों को जमीन का मालिक है वो मान लिया गया, और किसानों की स्थिति इन जमींदारों के बटाईदार के रूप में हो गई। जो किसान परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में जमीन के व्यवहारिक मालिक थे, अब वो किसानों के अधीनस्थ हो गए, अर्थात किसान से बटाईदार के रूप में वो खेती करते थे। अब दूसरा जो प्रावधान था वो ये था कि वसूल किए गए राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, और 1/11 भाग है वो जमींदार को स्वयं के पास रखने का अधिकार था। लेकिन इसके साथ एक और बात ये थी कि जमींदार को अगर एक निश्चित राशि है हमेशा के लिए, उसको जिस जमींदारी अलॉट की गई थी, जिस जमीन का उसको मालिक बनाया गया था, उस जमीन से वसूल की जाने वाली राशि है उसको हमेशा के लिए तय कर दिया गया, अर्थात प्रतिवर्ष लगान चुकाने वाली राशि वो निश्चित कर दी गई। अब ये जमींदार के ऊपर निर्भर करता था, अगर जमींदार को उस अपनी जमींदारी से ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है तो एक निश्चित राशि चुकाने के बाद में जो ज़्यादा राशि उसको प्राप्त हो रही है उसको अपने पास रखने का अधिकार था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार है या अंग्रेजी सरकार है वो किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इस जमींदारी व्यवस्था का एक और प्रावधान था कि जमींदार पर जमींदारों के अधिकारों को वंशानुगत बना दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जमीन को एक तरह से हस्तांतरणीय बना दिया गया, जमीन को एक संपत्ति के रूप में तब्दील कर दिया गया, यानी जिसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। ऐसा इसलिए करना आवश्यक था कि अगर जमींदार लगान का समय पर भुगतान नहीं करें तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाए, और जमींदारी को नीलाम करके उसके माध्यम से जमीन को बेच करके उस माल गुजारी है उसकी वसूली की जा सके। इस व्यवस्था में लगान की राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है आने वाले समय में नहीं होने वाला था, क्योंकि इसके समझौते के अनुसार लगान की राशि वो हमेशा के लिए तय कर दी गई। इवन 1947 तक में भी इसमें लगान की राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं कि जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या थे। तो जैसा कि हमने बात किया कि कंपनी की आय को स्थिरता प्रदान करना, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के अधीन
और द्वैध शासन की व्यवस्था के अधीन कंपनी की आय है वो अस्थिरता का शिकार है वो हो गई थी। अर्थात उसमें उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता था, जबकि कंपनी को उस समय जिस प्रकार की वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की लड़ाई भारत में लड़ रही थी और जिस प्रकार की उसकी क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया जारी थी, उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता थी ताकि वो विशाल सेना का खर्चा है इसके माध्यम से पूरा कर सके। इसके अलावा कंपनी पर यह भी जिम्मेदारी थी कि बंबई और मद्रास की जो अंग्रेजी जो कारखाने जो फैले हुए थे, अंग्रेजी जो केंद्र थे, वहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनको भी वेतन देने की जिम्मेदारी और उनका भी खर्चा जो वहन करने की जिम्मेदारी इसी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व पर आधारित थी। तो कंपनी की आय को स्थिरता प्रदान करना वो एक उसका उद्देश्य था। इसके अलावा जमींदारों के रूप में एक विश्वस्त सहयोगी तैयार करना, क्योंकि कंपनी को उस समय ये लगता था कि क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ पर विदेशी है उस प्रकार के भारतीय जनता का सहयोग और समर्थन हमें मिलेगा ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, और कंपनी उस तरह का उसको उस तरह का विश्वास भी नहीं था। तो कंपनी ये चाहती थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व की हमेशा वकालत करने वाला कोई एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो अगर कभी उनको भारतीय जनता के आक्रोश का या प्रतिरोध का सामना करना पड़ सके तो उस वर्ग को एक ढाल के रूप में तैयार किया जा सके। और जमींदारों के माध्यम से ये ऐसा विश्वस्त सहयोगी है वो तैयार करना चाहते थे इस भू राजस्व व्यवस्था के सेटलमेंट के माध्यम से, और जमींदार के रूप में उनका एक विश्वस्त सहयोगी है वो तैयार करने की आकांक्षा है इस प्रकार के सेटलमेंट को लागू करने के पीछे थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस व्यवस्था को लागू करने के तीसरे उद्देश्य की, तो कृषि में सुधार की अपेक्षा की गई। उनको ये लगता था कि जमींदार से, क्योंकि लगान की जो राशि है वो हमेशा के लिए तय कर दी गई है, इससे जमींदार को अपनी जमीन में नए नए प्रयोग करने और कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने का एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इस अतिरिक्त उत्पादन से जो भी वसूली होनी थी उसका पूरा का पूरा हिस्सा है वो जमींदार अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र था। उसमें कंपनी को कभी भी किसी भी प्रकार की, अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं देनी थी। तो ऐसी कल्पना की गई क्योंकि इससे किसान जो जमींदार है वो खेती में, अपनी जमींदारी में कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। इस संदर्भ में कृषि में सुधार की अपेक्षा की गई इस योजना के माध्यम से। अगर हम इसके लाभों की बात करें कि इसके लाभ कैसे हुए, तो जमींदारों के सबसे ज्यादा लाभ हुए, इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ हुआ तो वो हुआ जमींदारों को। वो भूमि के स्थायी मालिक बन गए, जमींदार है वो समृद्ध हो गए, और अगर वो तय की गई राशि से ज्यादा लगान वसूल करते थे तो वो राशि भी हमेशा वो अपने पास ही रख सकते थे। इससे वो विलासी जीवन व्यतीत करने के लिए शहरों में भी जाकर के रहने लग गए, अर्थात जमींदारों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब हम बात करते हैं कि इसका सरकार को क्या लाभ हुआ, तो सरकार को जमींदार के रूप में एक विश्वस्त सहयोगी मिल गया। सरकार की आय में सुरक्षा और स्थिरता भी आई। इसके अलावा खेती में संपन्नता की उम्मीद बढ़ी और प्रांतों की समृद्धि कहीं ना कहीं से इससे बढ़ने को मिली। हालांकि उस तरह की समृद्धि नहीं है जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी। अगर हम इस व्यवस्था की हानि की बात करें तो सबसे ज्यादा हानि किसको हुई? सबसे ज्यादा हानि किसानों की। किसान जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में व्यवहारिक भूमि के मालिक थे, अब किसानों की स्थिति सिर्फ एक बटाईदार की होकर के रह गई। वो केवल एक खेतीहर मजदूर बन कर रह गए, और किसानों के जो परंपरागत जमीन पर अधिकार थे, जैसे चरागाह भूमि पर अधिकार, वनों पर अधिकार, नदी की जमीन पर अधिकार, वो भी उनसे छीन लिए गए, अर्थात वो भी अब उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था के अगर दुष्परिणामों की बात करें तो परंपरागत जमींदारों की बहुत सारी जमींदारियां हैं इस व्यवस्था में नीलाम कर दी गई, क्योंकि इस व्यवस्था में सनसेट क्लॉज नाम का एक प्रावधान किया गया था। उस सनसेट क्लॉज में एक बात लिखी गई थी कि अगर जमींदार अपनी तय की गई लगान की राशि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने से पहले तक जमा नहीं कर देगा तो उसकी जमींदारी है उसका सूर्यास्त हो जाएगा, अर्थात उसकी जमींदारी है वो डूब जाएगी। तो इसके आधार पर बहुत सारे जो परंपरागत जमींदार हैं वो तबाह हो गए, उनकी जमींदारियां हैं वो नीलाम हो गई। अगर हम बात करें कि 1793 से और 1807 ईस्वी की, तो बिहार और बंगाल में ही लगभग 41% जमींदारियां हैं वो नीलाम हो गई। उड़ीसा में 1804 से 1818 ईस्वी के बीच 51.1% मूल जमींदार है वो तबाह हो जाते हैं। तो इस प्रकार परंपरागत जमींदार हैं वो लुप्त होने लग जाते हैं, और उनकी जगह ऐसे धनाढ्य जो लोगों के द्वारा उन परंपरागत जमींदारों का स्थान ले लिया जाता है जो हमेशा कभी गांव में नहीं जाते थे, अर्थात वो अनुपस्थित जमींदार के रूप में रहने लगे, जो अपने कारिंदों के माध्यम से किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करवाते थे। किसानों के साथ इन अनुपस्थित जमींदारों का किसी भी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं था, कोई हार्मोनी का सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये एक प्रकार से नवोदित जमींदारी वर्ग था।
जिसको इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने स्थापित किया। इससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, और सामाजिक भ्रष्टाचार में इस संदर्भ में वृद्धि हुई क्योंकि वो कभी उन्होंने जमीन को आकर के नहीं देखा और कारिंदों के माध्यम से, अपने बिचौलियों के माध्यम से किसानों से शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करवाया। और इसके अलावा इस व्यवस्था में जमींदारों के हित में भी कुछ काम किए गए सरकार की तरफ से। उदाहरण के लिए 18वीं सदी के अंत में और 1812 ईस्वी में 2 ऐसे कानून पास किए गए जिसमें जमींदारों को, चाहे वो ज़्यादातर अनुपस्थित जमींदार हों, उनको किसानों के ऊपर एक प्रकार से प्रिविलेज दिया गया। अगर कोई किसान लगान की समय पर अदायगी देने में आनाकानी करता है तो जमींदार को बगैर कानूनी कार्रवाई के, बगैर अदालत की परमिशन के उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार था। तो एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो किसानों का हो रहा है। इससे कृषि की उत्पादकता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, कृषि उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित है वो हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन को भी इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो जमींदार है जिसका अस्तित्व ही किसान ब्रिटिश सरकार पर निर्भर था, जो भारत में अंग्रेजी राज्य के बने रहने में ही अपने अस्तित्व को मानता था, उन्होंने जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जब छिड़ा तो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ जाकर के ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। और इसके जिस प्रकार से किसानों का आक्रोश और क्षोभ पैदा हो रहा था, इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के कारण कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि और बाद में कई कृषक आंदोलन को इस व्यवस्था ने जन्म भी दिया। इसके कारण से अनुपस्थित जमींदारों की संख्या तेजी से बढ़ी और सरकार की आय है वो दीर्घकालिक रूप से उस सरकार की आय को बहुत ज्यादा हानि हुई। सरकार की आय को हानि किस संदर्भ में, इसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जो जब जमींदार से तो लगान की राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। अब जमींदार अपनी जमींदारी से कितनी ही राशि वसूल करें, उस राशि में ब्रिटिश सरकार है वो किसी भी प्रकार की मांग है वो नहीं कर सकती थी। और सरकार को जब बाद में ऐसा देखा भी गया कि इसके कारण से सरकार ने जल्दबाजी में हमेशा के लिए जो जमींदारों के साथ लगान वसूली का जो करार किया था वो जल्दबाजी में कर लिया गया था, और इससे ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व के रूप में जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी आय नहीं हो पाई, अर्थात सरकार की दीर्घकालिक आय को इससे हानि हुई। ये तो इस व्यवस्था के कुछ प्रमुख प्रावधानों की हमने बात की। और बाद में जब किसानों के कुछ असंतोष भी बढ़ते हैं, अब अगर हम इस व्यवस्था के मूल्यांकन की कुछ बात करें कि इस व्यवस्था को हम किस रूप में देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान है किसानों का हुआ। किसानों का बेतहाशा शोषण हुआ, किसानों का दोनों तरफ से शोषण हुआ, यानी जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया और सरकार की तरफ से भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शोषण को बढ़ावा दिया गया। अप्रत्यक्ष शोषण को इस प्रकार से बढ़ावा दिया गया क्योंकि सरकार ने, जो समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसने जमींदारों के पक्ष में बहुत सारे कानून है वो पास किए। जैसे मैंने कहा कि 18वीं सदी के अंत में 1812 ईस्वी में, 1799 और 1812 ईस्वी में एक रेगुलेशन पास करके किसान विरोधी कदम उठाए गए, जिसमें किसानों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है वो जमींदारों को दे दिया गया। इसकी कुछ खामियां थी, इससे सरकार की दीर्घकालिक आय है उसको हानि होती है। और कृषि की उत्पादकता में जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी कि जमींदार है वो कृषि में रुचि लेंगे, क्योंकि जमींदार है वो परंपरागत जमींदार है, उनकी जमींदारियां तो लीलाम हो जाती हैं। और कुछ जमींदार रहे उनकी समृद्धि इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वो शहरों में जाकर के विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनका अपने बिचौलियों के माध्यम से किसानों से ज़्यादा वसूली पर जोर रहा। उन्होंने कृषि में किसी भी प्रकार का कोई नवाचार है वो नहीं किया। किसानों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनका सिर्फ और सिर्फ जोर रहता था ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से राजस्व की वसूली की जाए, यानी भू राजस्व यानी लगान की वसूली की जाए। इससे किसानों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी। किसानों का बेतहाशा शोषण हुआ और बहुत सारे किसानों ने तो, इस इलाके में रहने वाले किसानों ने तो बाद में खेती करना ही छोड़ दिया और उन्होंने शहरों की ओर पलायन किया और वे एक प्रकार से मजदूर बनकर के रह गए। इसके खामियों के कारण अगर ये व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती तो बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी आए वो महलवाड़ी जैसी राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था या रेतवाड़ी वाली व्यवस्था नहीं लेकर के आते। लेकिन चूंकि इससे सरकार की दीर्घकालिक आय को हानि हुई थी और जमींदारों से जल्दबाजी में 1793 ईस्वी में स्थायी रूप से लगान की राशि तय करके एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, भले ही उस समय कंपनी की सरकार हो, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इसी को बाद के ब्रिटिश अधिकारियों ने सुधारते हुए रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, महलवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये जो व्यवस्था थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस प्रखंड में लागू थी और उत्तरी कर्नाटक के जिलों में इस स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को एक फायदा यह जरूर मिला कि जमींदारों के रूप में इनको एक विश्वस्त सहयोगी मिल गया जो उनकी हर प्रकार की
शोषणकारी भारतीय नीतियों का भी समर्थन करता। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ जाकर के भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंग्रेजी सरकार है उसकी हमेशा मदद की। तो इस पूरे जो सेटलमेंट को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। अगर ब्रिटिश भारत के कितने इलाके पर यह व्यवस्था लागू थी, तो अगर हम 1928-29 के अगर फिगर्स को उठा करके देखें तो ब्रिटिश भारत के 19% इलाके पर यह व्यवस्था लागू थी। और बाद में जब किसानों का असंतोष कुछ बढ़ने लगा जमींदारों के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, और किसानों ने जगह जगह प्रतिरोध किया, तो किसानों को कुछ ठंडे छींटे देने के लिए, कुछ राहत प्रदान करने के लिए 1859 और 1885 ईस्वी में पट्टेदारी संबंधी कुछ कानून है वो बनाए गए। और उन कानूनों के माध्यम से किसानों के संदर्भ में एक बात की गई कि अब उनको उनकी पट्टेदारी से आसानी से दखल अंदाज उनको दखल नहीं किया जा सकता था, यानी उनको बेदखल करने के अधिकार है वो जमींदारों से एक प्रकार से छीन लिए गए। लेकिन इसका शोषणकारी चरित्र है इस स्थायी बंदोबस्त का जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निरंतर बना रहा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी व्यवस्था है किसानों के लिए उत्पीड़न शोषण का कारण है वो बनी। हमें इसी संदर्भ में इस व्यवस्था को देख सकते हैं। और जमींदार है जिनसे कृषि में उत्पादकता की अपेक्षा की गई थी, उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार के लिए एक फायदे की स्थिति ये हुई कि उसके लिए आय की सुरक्षा होगी, कम से कम उस भू राजस्व की जो वसूली में किसी भी प्रकार की गिरावट आने की संभावना नहीं थी। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो स्टेबिलिटी है, वो आय है, वो मालगुजारी की आय है, उसने स्टेबिलिटी प्रदान है वो कर ली। और जमींदारों के रूप में उनको एक विश्वस्त सहयोगी मिल गया जो भारत में ब्रिटिश शासक के अस्तित्व को अपने जैसे जमींदारों ने अपने अस्तित्व के लिए अनिवार्य माना, और उन्होंने हमेशा ब्रिटिश शासन की भारत में बनी रहने की वकालत की। और बाद में इन जमींदारों ने अपने हितों के लिए जैसे लैंड ओनर एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जैसे कुछ संगठन है 1840 ईस्वी के दशक में बनाए, ताकि अपने हितों की ब्रिटिश शासन के समक्ष जाकर के मजबूती से पैरवी की जा सके। और ब्रिटिश शासन ने हमेशा जमींदारों के हितों का ख्याल रखा, जमींदारों के पक्ष में कानून बनाए, और किसानों का जो उत्पीड़न और जो शोषण जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था उस पर अधिकांशतः एक प्रकार से आंखें मूंद ली। जब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, तो इस भू राजस्व व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ में 1790 में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया, और इसको लागू करने में जो विचार विमर्श हुआ था उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रेवेन्यू बोर्ड के भारत में अध्यक्ष कौन थे, कब इस व्यवस्था को पूरी तरह से स्थायी कर दिया गया, और ये ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी, कितने % एरिया पर ये लागू थी, इसमें कितना % टैक्स देना पड़ता था, सनसेट क्लॉज क्या थे, 1799 1812 का रेगुलेशन क्या था, 1859 1885 के पट्टेदारी कानून है वो किस संदर्भ में लाए गए, इससे संबंधित पूरे के पूरे जो, और इस भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को किसानों के संदर्भ में हम किस प्रकार से देख सकते हैं, सरकार को क्या फायदा हुआ, जमींदारों का क्या फायदा हुआ, अनुपस्थित जमींदार से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रकार के प्रश्न हैं वो तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक रूप से इस टॉपिक से पूछे जाते रहे। और ऐसी अपेक्षा है कि आगामी परीक्षाओं में भी इनसे काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपको ये व्याख्यान है वो पूरी तरह से पसंद आया होगा। इसी अपेक्षा के साथ आज का ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ जिसमें हम रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की व्यापक चर्चा करेंगे, उसके साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, धन्यवाद।